बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से मुतालिक मस्बत पहलुओं, अच्छी खबरों और पाकिस्तान के मसाइल का हल, ये प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, इंसान की बुनियादी खुराक चावल है। चावल कुर्रे अर्ज़ पर पैदा की जाने वाली फसलात में दूसरी बड़ी फसल है, जबकि ये इंसान की खुराक का सबसे बड़ा जरिया है। कुर्रे अर्ज़ पर पैदा की जाने वाले चावल का 30% जनूबी एशिया में पैदा किया जाता है। पाकिस्तान दुनिया भर में चावल पैदा करने वाली ममालिक की फहरिस्त में 10वें नंबर पर है। पाकिस्तान में 25 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर चावल काश्त किया जाता है, जबकि हमारी सालाना पैदावार तकरीबन 64 लाख टन है। हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर चावल की पैदावार बढ़ाने से मुतालिक है। हम उन उमूर का जायज़ा लेंगे, हम उन प्रैक्टिसेस को ज़ेरे बहस लाएंगे कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर चावल की फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा चावल पानी का कसरत से इस्तेमाल करता है। हम ये भी जायज़ा लेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर पानी कम इस्तेमाल करके ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है, और खाद किस तरह कम इस्तेमाल करके किसान ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। इसी सिलसिले में मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साहब ने। आप डायरेक्टर हैं काला शकाकू के अंदर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान दुनिया का 10वां बड़ा चावल पैदा करने वाला मुल्क है। हमारी चावल जो है उसकी क्या खासियत है? देखें, पाकिस्तान के अंदर जो चावल है, हम दो तरह का काश्त कर रहे हैं। एक है बासमती और दूसरा है मोटा चावल, जी, जो इरी 6 कहलाता है। जो इरी 6 कहलाता है, उसकी मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, सिर्फ इरी 6 नहीं है। उसको मोटा चावल आमतौर पे हम कहते हैं, या इरी टाइप कह लेते हैं। ठीक है। जो बासमती है, ये हमारी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात हमारे पास, हमारे बुरसा की तरफ से हमें एक नेमत मिली हुई है। ये इसमें हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। ये बासमती जो है ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में होता है, और पंजाब का जो कालर का एरिया है, जिनमें शेखुपुरा ज़िला, गुजरांवाला ज़िला, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, ये जो इलाका है, ये इसको हम कालर ट्रैक्ट कहते हैं, कालर का इलाका कहते हैं। इसमें जो बासमती चावल बनता है, जिसके अंदर जो खूबियाँ आती हैं वो खूबियाँ मुख्तलिफ हैं। एक तो यह है कि बहुत आला है। एक तो उसकी खुशबू जो है, बासमती है वो दुनिया की बेहतरीन खुशबू है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, उसके अलावा जो है ना, ये चावल बारीक होता है, और जब हम इसको पकाते हैं तो चावल जो है ना, अपनी जितनी उसकी जो कच्चे चावल की जो लंबाई होती है, उससे पकने के बाद उससे डबल हो जाती है। बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कि चावल जो है ना, वो डबल इलांगेशन रेशो है, लंबा हो गया है, लंबा हो गया। और बड़ी खूबी यह है कि वो फटता नहीं है, दरमियान से फटता नहीं है, वो लंबा होता है। और उसका टेस्ट जो है, या उसकी जो खाने का जो जायका है, वो बहुत अच्छा है, मुलायम रहता है, नरम रहता है, और उसका मीठा जायका है उसका। ठीक है। अगर भारत भी है जो दूसरा दुनिया का बड़ा मुल्क है, इस सेंस में कि वो बासमती प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा दुनिया भर में बासमती की काश्त नहीं की जाती, तो हमारा मौज़ना अगर भारत के साथ किया जाए तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भारत के ऊपर एज है बासमती चावल प्रोड्यूस के अंदर भी? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा और बहुत अहम सवाल किया है। देखें, बासमती की 370 जो हमने पंजाब से, काला शकाकू से जो किस्म निकाली थी, वो इंडिया के अंदर भी चली, इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया। उसके बाद हमारे बीज लेके गया, ये बीज यहाँ से गया, क्योंकि ये 1933 में निकली, उस वक्त तो पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, हमारी जो कर्नल बासमती है, ये जिसको बासमती पाक कहते हैं, ये 1968 की वार में जो है ना, वो इंडिया लेके गया, और उसने एज ए तरोड़ी के नाम से इसको, या लोकल करनाल के नाम से इसको चलाया। उसके बाद बासमती 385 पंजाब में अप्रूव्ड हुई है, तो इंडिया ने उसको काश्त शुरू कर दिया, 386 की है। अब सुपर बासमती को जो है ना, उन्होंने जो है ना वो काश्त करना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान की जो मेजर वैरायटीज़ हैं वो इंडिया के अंदर इस वक्त चल रही हैं। पाकिस्तान में जो रिसर्च हो रही है बासमती के ऊपर, वो उसकी
क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। पैदावार भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी हमने वही रखी है जो हमारी सदियों से चलती आ रही है। हम उसको जो है ना उसको पे पीछे नहीं हटते हम उससे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका जो इदारा है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काला शकाकू है, ये तो अंग्रेज़ दौर में बना हुआ है, पाकिस्तान बनने से पहले। आपका इदारा पाकिस्तान के अंदर चावल के ऊपर तहकीक करने के अंदर क्या क्या अचीवमेंट्स कर चुका है अब तक? देखें, ये 1926 में इदारा जो है ना राइस फार्म के नाम से बना, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त इसकी जो जिम्मेदारी लगाई थी ये है कि पूरे पंजाब के अंदर से जर्म प्लाज्मा इकट्ठा किया जाए और ये देखा जाए कि किसकी पैदावार ज़्यादा है, उसका सर्टिफाइड सीड बना के लोगों को दिया जाए। ठीक है। तो उस वक्त से जो है ना पूरे पंजाब का सर्वे किया गया, और सबसे पहली जो किस्म है वो बासमती 370 की 1933 में निकली। ठीक है। उस वक्त से लेकर अब तक इस इदारे ने 18 अक़साम जो है ना वो दरियाफ्त की हैं। इन अक़साम की उन्होंने जो पैदावारी टेक्नोलॉजी है उसकी भी दरियाफ्त की है कि किस वैरायटी को आप किस टाइम लगाएंगे, कितना खाद डालेंगे, कितना पानी डालेंगे, किस वक्त उसको हार्वेस्ट करेंगे तो उसकी पैदावार ज़्यादा आती है, उसकी क्वालिटी अच्छी आती है। उसके अलावा जो है ना इंडस्ट्री के डेवलपमेंट करने में यहाँ काला शकाकू की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि जितनी यहाँ पे पंजाब के अंदर आप देख लें कि 2700 के करीब राइस मिल्स लगी हुई हैं। 2700 के करीब हैं राइस मिल्स, और उसके अंदर जो मैन पावर है वो सारी वहाँ पे लेबॉर्ट्री एस्टेब्लिश करवाई है काला शकाकू ने। क्योंकि हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं, 50% तो लोकल कंज्यूम हो जाता है, और इतना ही तकरीबन हम जब बाहर इसका ज़रिए मुबादला कमाते हैं इसको 2 बिलियन के करीब जाके, इस साल तो तकरीबन $3 बिलियन का रखा गया है, और इंशाल्लाह हम अचीव भी कर लेंगे उसको। ठीक है। तो उसमें जो है ना वहाँ पे जो मैन पावर है वो काला शकाकू से हम ट्रेन करते हैं। उसके अलावा जो रिसर्च है, रिसर्च पे जो आजकल की जो ज़रूरत है बाई प्रोडक्ट्स हैं, अब लोग जो है ना क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त ज़रूरत बदल रही है। पहले लोग जो है ना वो सादा चावल पसंद करते थे, अब सेला चावल पसंद करते हैं। सेला चावल पे हमने एक प्रोजेक्ट लिया और उसका जो है ना सेला चावल जितनी भी अक़साम है हर किस्म का जो है ना उसकी खूबी को सामने रखते हुए उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेला चावल की वो अलग अलग है। ठीक है। वो हमने एस्टेब्लिश की है, सेला चावल के लिए वैरायटी की अक़साम की दरियाफ्त कर रहे हैं। इसके अलावा अब एक और है कि एक चावल के अंदर जब आप मेरे ज़िम्मेदार भाई और मिलर्स समझते हैं, एक होता है ब्रांड, उसके अंदर ऑयल है जो दुनिया का महंगा तरीन ऑयल है, बेहतरीन ऑयल है दिल के मरीजों के लिए, खुसूसन दिल के मरीजों के लिए, और जापान वाले इसको हार्ट ऑयल कहते हैं, हार्ट ऑयल बिल्कुल। हाँ, और अमेरिका वाले कहते हैं कि द बेस्ट ऑयल है, ये सबसे बेहतरीन ऑयल है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। उस पर हम काम करें। उसमें मसला ये था कि जैसे ही मिलों से निकलता था ये तो उसमें जो है ऑक्सीडेशन हो जाती थी, उसकी लाइपेज एंजाइम है वो उसको फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता था। ठीक है। फैटी एसिड्स को उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने जो है ना वो दरियाफ्त कर लिए भी कौन कौन से मेथड से उसको जो है हमने कंट्रोल करना है। अच्छा। और इसकी कीमत अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $10 से लेकर तकरीबन $14 फी लीटर के हिसाब से है। फी लीटर के हिसाब से अगर हम जो 2 बिलियन चावल 2 बिलियन डॉलर जो कमा रहे हैं इस वक्त 3 मिलियन टन एक्सपोर्ट करके, उसकी बजाय अगर हम सिर्फ ब्रांड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लें, उसको निकाल लें और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उसको मुफीद उस तरीके से हासिल करें, उसको पैक करके एक्सपोर्ट करें, उसी से 2 बिलियन हमें मिल जाते हैं सिर्फ ब्रांड ऑयल से। यानी कि आप कह रहे हैं कि जितना चावल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, उतने ही चावल के छिलके से अगर हम लोग तेल एक्सट्रैक्ट कर लें, पॉलिश कहते हैं इसको, ठीक है, छिलके के नीचे होती है, ठीक है, और इसके अंदर तकरीबन जो है ना वो 15 से 20%, हाँ 20% इसमें जो है ना वो ऑयल होता है। ये ऑयल जो है ना इसको एक्सपोर्ट करने से हम 2 बिलियन रुपया कमा सकते हैं। ठीक है, उस पे भी हम काम कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी है राइस ब्राउन ऑयल की, इसमें इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान इस सिस्टम में क्यों पीछे रह गया? डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं? देखिए इसमें जो है ना पहले तो ये प्रोजेक्ट देर से शुरू हुआ, उसमें इंडिया ने उस पर काम ज़रूर शुरू हमसे पहले कर दिया, लेकिन हमने अब इसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है स्टेबलाइज करने की वो कर ली है। अब हम लेके जा रहे हैं इसको इंडस्ट्री में कि हमारे छोटे छोटे यूनिट लगे हुए हैं और जैसे मैंने बताया कि 2500 के करीब है। ठीक है। उनमें जो है ना हमें अब वो एक्सट्रूडर लगाने हैं, ये केमिकल ट्रीटमेंट का वो इंशाल्लाह 1-2 साल में ये हो जाएगा। तो हम भी जो थाईलैंड के अंदर हो रहा है, USA में हो रहा है, जापान में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, या इंडिया में,
हम भी उनके मुकाबले में जो है ना वो ब्राइन ऑयल पे इंशाल्लाह काम कर लेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि एक जो प्लांट है राइस ब्राउन ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का, उसके ऊपर कितनी की लागत आएगी अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहे तो? इसका तो मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है कि हाँ इसको ठीक है। डॉक्टर साहब, और ये बताइएगा कि राइस ब्राउन ऑयल की मशीनरी भारत से दरामद करने की अक्सर बात हम लोग सुनते हैं, इसकी क्या वजह आप समझते हैं कि भारत से दरामद की जाए? देखिए, भारत में जो है ना ये मशीनरी जो है सस्ती है पाकिस्तान के मुकाबले में और दुनिया के मुकाबले में, और टेक्नोलॉजी जो है ना वो आसान है उसकी। ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो दो मेथड है इसके स्टेबलाइजेशन के। ठीक है। एक ये है कि एक्सट्रूडर है, वो सिंपल मशीन है, वो प्रेशराइज से आपने उसको ब्रेन को उसमें से गुजारना है और थोड़ी सी हीट ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है। दूसरा है उसका केमिकल ट्रीटमेंट, कि आप HCl से ख़ास मकदार के अंदर उसको ट्रीट कर देते हैं और उसको जो है ना बाद में आप सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद आपने जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है उसका वही मेथड है जो इस वक्त सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट पाकिस्तान के अंदर लगे हुए हैं, उन्हीं तरीके से निकलेगा वो। ठीक है। कोई अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मसला ये था कि हम उसको ब्रेन को स्टेबलाइज करें। अच्छा, स्टेबलाइज करने का इशू था। और 2 महीने तक हमने जो टेक्नोलॉजी अब जो की है, 2 महीने तक हमने उसको स्टेबलाइज कर लिया कि 2 महीने तक उसको आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ऑयल की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है। और उसको बाद में जो हमारे सॉल्वेंट प्लांट लगे हुए हैं उन्हीं से आप चावल, वो उसका जो चावल वाला जो तेल है वो निकाल सकते हैं उसको। डॉक्टर साहब, ये जो राइस ब्राउन ऑयल है, आया इसके एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होने से किसानों को फायदा होगा? डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जैसे जैसे अभी जो किसानों को मिल रही है वो चावल की कीमत के हिसाब से उनको पैडी की प्राइस मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे बाई प्रोडक्ट्स में हम बढ़ते चले जाएंगे तो उस इंडस्ट्री डेवलप करेगी तो उसका अल्टीमेटली पैसा जिम्मेदारों के पास भी आएगा। ठीक है। आप ये देखते हैं कि पहले जो है ना चावल तो हमें सदियों से लगा रहे हैं इस इलाके के अंदर। बिल्कुल। पहले इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी इसके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है और इन्वेस्टमेंट होने की वजह से अब जिम्मेदारों को कीमत भी अच्छी मिलनी शुरू हो गई है। ठीक है। पहले जो है ना वो तो लोग कहते थे कि राइस जो है ना पुअर मैन की जो है ना ये खुराक भी है और पैदा भी गरीब आदमी करता। ठीक है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब वैरायटीज़ ऐसी आ गई है कि उनकी पैदावार ज़्यादा है और उन्होंने जिम्मेदारों को खुशहाल कर दिया राइस के इलाके में। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से हम ये जानेंगे कि किसान किस तरह सस्ता चावल उगा सकता है, अपने आप को मुस्तहकम कर सकता है, कम पानी लगाकर, कम खाद देकर। हमारे साथ रहिएगा।